वंदना वाजपेयी जी की लिखी कहानी बेवकूफ। आइए सुनते हैं कलर्स ऑफ लाइफ में। लखपत राय चाचा जी के घर हमारा पुराना आना जाना है। वो मेरे पिता के मित्र थे। बचपन से उनको देखा है। बहुत उसूल वाले आदमी थे। पिताजी अक्सर उनकी प्रशंसा किया करते थे। जो कहते हैं वो निभाते हैं। उम्र के दौर में जब हमारी समझ थोड़ी थोड़ी बढ़ रही थी, हमें भी विश्वास होने लगा था लखपत राय चाचा कुछ तो अलग हैं। सामान्य कद काठी और नौकरी होते हुए भी उसूलों का पालन उन्हें आम आदमी से अलग खड़ा कर ही देता। लखपत राय चाचा को उस लोग गए तो वर्षों हो गए, पर घर आते जाते उनकी बहू सुलेखा, जो एक स्कूल की प्रधानाचार्य है, मेरी सहेली बन गई। इसलिए ये रिश्ता चलता रहा। उसमें पहले जैसी गर्मजोशी तो नहीं थी, पर इतनी आँच ज़रूर बाकी रही कि गुजरते समय और बढ़ती उम्र के बाद भी हमारा मिलना जुलना होता रहा। फिर प्रेम से बुलाने पर उनके घर न जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। विवाह के दिन मैं भी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची। मंगल गीत, द्वारचार, मेहमानों की आव भगत से पूरा माहौल खुशनुमा था। मैंने जैसे ही प्रवेश किया, एक कप गर्म कॉफ़ी के साथ उन्होंने मेरा स्वागत किया। ठंड काफ़ी थी। बाहर से आने के कारण मेरे हाथ अकड़े जा रहे थे, लिहाजा कॉफ़ी का गर्म कप मुझे बहुत सुकून भरा प्रतीत हुआ। मैं कप लेकर महिलाओं के बीच बैठ गई। वो आपस में बातें कर रही थीं और मैं कॉफ़ी में मगन थी। तभी एक वाक्य ने मेरा ध्यान खींचा। मैं कान लगाकर सुनने लगी। महिलाएं आपस में बात कर रही थीं। 70-80 लाख का दहेज दिया है। लड़की भी मन की मिली है। भाई भाग्य हो तो इनके जैसा। दूसरी ने बात काटी। अरे लड़का भी तो इंजीनियर है। ये तो आजकल रेट चल रहा है। अरे पढ़ाया लिखाया है लड़के को। लड़की वाले कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। लड़की भी तो इंजीनियर है, फिर दहेज काहे का? एक आवाज़ उभरी। अरे ये तो परंपरा चली आ रही है। वैसे भी कुछ परंपराएं टूट भी रही हैं, पर ये नहीं टूटेगी। कौन रोकना चाहेगा घर आती लक्ष्मी को? इस वाक्य के बाद महिलाओं का सम्मिलित ठहाका गूंजने लगा। ठहाकों की ये आवाज़ें मुझसे सहन नहीं हुई। मैं कॉफ़ी का कप लेकर दूसरे कमरे में चली गई। वहाँ दीवार पर लखपत राय चाचा की एक बड़ी सी तस्वीर लगी थी। तस्वीर देखकर मेरी आंखें डबडबा गईं और मैं उस समय में पहुँच गई जब सुलेखा इस घर में बहू बनकर आई थी। सुलेखा की शादी लखपत राय जी के इकलौते बेटे श्याम से हुई थी। सुलेखा गरीब परिवार से थी। उनके पिता दहेज देने की स्थिति में नहीं थे। श्याम, जो मुझसे कुछ महीने छोटा है, नया नया इंजीनियर बना था। उसके बहुत सारे रिश्ते आ रहे थे। लोग ढेर सारा दहेज देने को भी तैयार थे, पर चाचा जी ने गुणों के आधार पर सुलेखा को चुना। सुलेखा के पिता चाचा जी के पैर पड़कर बोले थे, मैं केवल बेटी दे सकता हूँ। तब चाचा जी ने उन्हें गले से लगा लिया था और कहा था, हमें सिर्फ बेटी ही चाहिए। मैं दहेज प्रथा का विरोधी हूँ। परंपरा के नाम पर दिया जाने वाला दहेज मुझे स्वीकार नहीं। इन सदियों से चली आ रही सड़ी गली परंपराओं को तोड़ना ही चाहिए, जिसमें किसी बहू की औकात पिता द्वारा दिए गए दहेज से तय हो। अब हम एक नई परंपरा बनाएंगे जब बेटा बहू एक समान माने जाएंगे। चाचा जी ने ऐसा ही किया। सुलेखा सिर्फ अपना सूटकेस में मात्र कुछ कपड़े लेकर आई थी। ससुराल उसका दूसरा मायका बन गया। उसे वही अधिकार प्राप्त थे जो घर में बेटियों को होते हैं। उस जमाने में जब हम ससुराल में माथा दिखने तक का नहीं सोच सकते थे। सुलेखा सर पर पल्लू भी नहीं लेती। सुलेखा आगे पढ़ना नहीं चाहती थी, पर चाचा जी ने उसकी शिक्षा पूरी कराई। उनका मानना था कि शिक्षा के माध्यम से ही आवाज़ में वो ताकत आती है कि गलत का विरोध किया जा सके। उन्होंने ही सुलेखा की नौकरी भी लगवाई थी। सुलेखा आराम से नौकरी कर सके, इसके लिए उन्होंने बहुत त्याग किए। उन्होंने घर में बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी खुद ले ली। तब तक उन्हें दिल की बीमारी लग चुकी थी। बच्चों के बीच भागते दौड़ते बहुत थक जाते, पर मजाल है कि उफ तक करते। कई बार लोग उन्हें समझाते, पर वो हंसकर इतना ही कहते, हमें अपनी बहू बेटियों को बाहर आराम से काम करने देने के लिए घर का वातावरण बेहतर बनाना होगा। परिवार समाज की एक छोटी इकाई है और समाज यहीं से बदलेगा। एक दिन पता चला कि हृदयघात के कारण चाचा जी का निधन हो गया। मैं भी बच्चों को लेकर रोती कलपती वहाँ पहुँची। चाचा जी के चेहरे पर बहुत शांति थी।
उन्होंने समाज को बदलने का अपने हिस्से का योगदान दे दिया था। अब ये बीड़ा अगली पीढ़ी को उठाना था, पर शायद अभी एक काम बाकी था। श्याम बताया था कि चाचा जी कह गए हैं कि उनकी 13वीं पर खर्च होने वाला धन अनाथालय को दे दिया जाए। मेरे झरते आंसुओं के बीच मेरी नज़र में चाचा का कद और ऊंचा हो गया। धीरे धीरे मेरा मायका जाना कम होता गया और सुलेखा से मिलना भी। आज इतने दिनों बाद मिलने का मौका मिला तो ये जानकर मन दुखी हो उठा कि वो चाचा जी के आदर्शों से विमुख हो रही है। मैं अपनी सोच में मगन थी कि तभी सुलेखा उस कमरे में आई और मुझे देखकर बोली, देखो तो ये शेरवानी भेजी है मेरे बेटे के लिए। इतने धनवान हैं पर देने का दिल नहीं है, चाहते हैं सेंत में दामाद मिल जाए। अब मैं अपने को रोक न सकी। मैंने सुलेखा का हाथ पकड़ कहना शुरू किया, सुलेखा ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें पता है ना, चाचा जी तुम्हें बिना दहेज के लाए थे। उनका विश्वास था कि अपने स्तर पर उन सड़ी गली परंपराओं को तोड़ा जाए जो स्त्री को कमतर आंकते हैं। कितना कुछ किया है उन्होंने तुम्हारे लिए, और तुम उन्हीं के घर में, उन्हीं की तस्वीर के नीचे, उन्हीं के उसूलों को तोड़ रही हो। सुलेखा ने मेरा हाथ झटकते हुए कहा, सुनो, पिताजी बेवकूफ़ थे पर मैं नहीं हूँ। सुलेखा चली गई, पर मैं वहाँ न रुक सकी। अपनी भीगती आंखों को पोंछते हुए बाहर सड़क पर टहलने लगी। अंदर की घुटन मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अपने परिवार की इकाई में ही सही, पर कितना कुछ किया था चाचा जी ने स्त्रियों के लिए। उन्हें आशा थी कि समाज बदलने की, स्त्री पुरुष समानता की, पर आज उनकी ही बहू उन्हें बेवकूफ़ बता रही है। जिस स्त्री को मौका मिला समानता का, वो भी अपने समय आने पर स्त्री के पक्ष में खड़ी होने के स्थान पर उस कुरीति को अपना रही है। बैंड बाजे की आवाज़ आने लगी। शायद बारात निकलने वाली थी। मैं एक सेकंड के लिए ठिठकी, फिर पीछे लौटने के स्थान पर आगे बढ़ने लगी। मैंने मन ही मन कहा, चाचा जी आप बेवकूफ़ नहीं थे। आपने एक ईमानदार कोशिश की थी समाज को बदलने की। बेवकूफ़ आपके वंशज निकले जिन्होंने स्वार्थ में आकर समाज परिवर्तन की धारा को पुनः पीछे मोड़ने का प्रयास किया। मैं गली के छोर तक आ गई थी। मैंने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा और तेज़ी से पीछे की ओर चलने लगी। सुलेखा ने मुझे देखकर मेरा हाथ पकड़कर कहा, अरे आप कहाँ चली गई थीं? चलिए, बारात प्रस्थान होने वाली है। इस बार मैंने उसका हाथ झटकते हुए कहा, सुलेखा डियर, मैं इतनी भी बेवकूफ़ नहीं हूँ जो यहाँ उपस्थित रहकर एक गलत परंपरा को मौन समर्थन दूँ। मैं जा रही हूँ। मेरा विरोध छोटा ही सही पर प्रखर है। सुलेखा के चेहरे पर हजारों चढ़ते उतरते भावों को वैसे ही छोड़कर मैं तेज़ी से आगे बढ़ने लगी। मुझे महसूस हुआ कि कुछ और कदम मेरे पीछे चल रहे हैं। कम से कम वो इतने बेवकूफ़ नहीं थे जो गलत बात को मौन समर्थन देते। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी बेवकूफ़? उम्मीद है पसंद आई होगी, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करने में ज़रा भी कंजूसी न कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो। फिर मिलेंगे अगली बार ऐसी ही दिल छू जाने वाली रोचक कहानियों को निकाल कर साहित्य के पिटारे से बाहर। तब तक अपना और अपनों का दिल से, ईमानदारी से ख्याल रखिए। स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। नमस्कार।